Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 है सॉल्यूशन चैप्टर का। तो ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अपलोड कर दिया था, काफ़ी समय पहले किया था। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप लिंक पे क्लिक करके लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देख सकते हैं अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है ये हमारे मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, कंसंट्रेशन से हम क्या समझते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन शब्द हमें क्या बता रहा है? कंसंट्रेशन शब्द हमें ये बता रहा होता है कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट किसी सॉल्यूशन के अंदर है। समझ में आया? अब उस सॉल्यूट को हम ग्राम में पढ़ रहे हैं, उस सॉल्यूट को हम मोल्स में पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन को हम लीटर में पढ़ रहे हैं। अलग अलग तरीके से हम इन्हें एक्सप्रेस करते हैं और अलग अलग मेथड्स बन जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ने के या फिर समझने के। आपसे अगर कोई पूछे मोलारिटी क्या है, मोलालिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो आप कहेंगे कि ये सारी चीजें अलग अलग रूप हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं कंसंट्रेशन को पढ़ने के लिए, कंसंट्रेशन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, जिस तरीके से मुझे सपोज अगर आपको पैसा देना है, ठीक है, या आप मुझे पैसा देना चाहते हैं, तो आपके पास चॉइस है कि आप मुझे कैश में पैसा दे सकते हैं, आप चाहे तो मुझे पेटीएम कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे चेक दे सकते हैं, आप चाहे तो मुझे नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एट द लास्ट हो क्या रहा है यहाँ पर? मनी ट्रांसफर, पैसा एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, बट उसको ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास अलग अलग मोड्स है। इन द सेम वे किसी भी चीज की कंसंट्रेशन को पढ़ने के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग मोड हैं, जिन्हें हम मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन इनकी टर्म्स में समझते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि भाई मोलारिटी, मोलालिटी ये सब चीजें क्या होती हैं। कुछ भी नहीं है, सबका मोटिव एक ही है, कंसंट्रेशन को पढ़ना, कंसंट्रेशन को समझना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन के मोड हमने समझ लिए। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने क्या किया था, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी तो नहीं बताया था, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इन पे बेस्ड मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए थे। तो उन फॉर्मूले पे बेस्ड लास्ट वीडियो लेक्चर में 2 ही न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही आते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठ के आ जाता है। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी, और अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूले नहीं भी पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलूंगी। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कैलकुलेट करिए मोल फ्रैक्शन। क्या कह रहे हैं, हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका? बेंजीन का इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। ठीक है, सबसे पहले अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, 2 चीजें होती हैं। एक होता है सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होता है, जिसे हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं। एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, और इसके अंदर हम चीजों को डिसॉल्व करते हैं और दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। बेंजीन है सॉल्यूशन के अंदर, 30% बाय मास बेंजीन का है इन CCl4, CCl4 के अंदर। ठीक है, सॉल्यूट डाला जाता है सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि सॉल्यूट हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेंजीन, और सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया CCl4। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली ये चीज एक्सपीरियंस करती हूँ। जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, तो बच्चों को होती है, जेन्युइनली होती है, मजाक नहीं है ये, जेन्युइनली बच्चों को प्रॉब्लम होती है ये जज करने में सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है।
ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप खुद भी कैपेबल हो जाएंगे पता लगाने में सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। चलिए, अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मैंने क्या बताया था कि जिस भी चीज का फ्रैक्शन निकालना हो, जिसको भी स्टडी करना है उसको ऊपर, अपॉन में टोटल नीचे। मुझे फ्रैक्शन निकालना है मोल्स का, तो मोल्स जिसके स्टडी करने हैं उसको ऊपर, टोटल नीचे। अब मुझे किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, बेंजीन का, यानी कि मैं बेंजीन के मोल्स को ऊपर रखूंगी और टोटल मोल्स नीचे रखूंगी। अब दो ही चीजें हैं, बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो यानी कि मोल्स आ गए बेंजीन के, प्लस में मोल्स आ गए किसके, CCl4 के। तो मोल फ्रैक्शन अगर मुझे बेंजीन का निकालना है, ठीक है, इसको मोल फ्रैक्शन को हम कैसे वो करते हैं, डिनोट करते हैं, काई से डिनोट करते हैं। अब मुझे मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है तो मैं ऐसे इसका सिंबल लगा के ऐसे भी लिख सकती हूँ बेंजीन, ठीक है। तो मेरा जो सबसे पहला फोकस होगा, मोल फ्रैक्शन तो बाद में आएगा, पहले मुझे मोल्स क्या है वो तो पता चले, है ना। तो मोल्स पता करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास, जिसके भी आपको निकालने हैं उसका गिवन मास, अपॉन में उसका मोलर मास। अगर मॉलिक्यूल है, मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल है बेंजीन और CCl4, इसलिए मैं मोलर मास लिख रही हूँ। अगर आपके पास कोई एटम है तो आप उसका गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, अगर मुझे मोल्स निकालने हैं बेंजीन के, मुझे किसके मोल्स निकालने हैं, बेंजीन के। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, तो आप N के नीचे C6H6 भी लिख सकते हैं। तो मोल्स निकालने हैं मुझे बेंजीन के, तो मैं क्या करूंगी, गिवन मास लिखूंगी बेंजीन का। अब क्या लिखा है, बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास, तो यानी कि टोटल कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 100 में से अगर आपका बेंजीन मास ऑफ बेंजीन अगर वो 30 ग्राम है, तो दूसरा जो है मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड वो कितना हो गया, 100 माइनस 30, 70 ग्राम। भाई टोटल 100% ही तो होता है, तो अगर 100 का 30% बेंजीन है तो 70% क्या हो गया, CCl4। तो मैंने वहां पे बाय मास लिखा था तो मैंने ग्राम्स में लिख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद बेंजीन का गिवन मास पता चल गया कि 30 है, और मोलर मास हम बेंजीन का निकालेंगे। तो मोलर मास बेंजीन का निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। एक कार्बन के एटम का मास कितना होता है, 12, और यहां पर कितने हैं, 6। जमा में हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1, यहां पे कितने हाइड्रोजन है, 6। 12 पंजे 60, 12 छिक 72, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 78 ग्राम आ गया। तो 30/78 ये आपके क्या आ गए, मोल्स ऑफ बेंजीन। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ CCl4। तो वो क्या होगा, उसका भी वही फॉर्मूला, गिवन मास। CCl4 का गिवन मास कितना आया है, 70। तो कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, 12। क्लोरीन का याद रखना है, भूलना नहीं है, एक एटम का मास कितना होता है, 35.5, और यहां पर कितने क्लोरीन है, यहां पर 4 क्लोरीन है, ठीक है। तो 35.5 का इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, फिर 4 तिया 12 और 2 14। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट निकाल दी, तो इसको मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आ रहा है, 142 आ रहा है, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करके देखिए 142 में आप ऐड कर दीजिए 12, तो 2 और 2 4, 4 और 1 5 और ये 1, तो ये कितना आ गया, 154 ग्राम्स आ गया। तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 154। तो अब आपकी इच्छा है, आप यहीं पे इनको कैंसिल आउट करके फ्रैक्शन में निकाल के फिर यहाँ पर पुट कर दो, या आप ऐसे ही पुट कर दो, ठीक है, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके देख लो कि कितना आ रहा है। तो मैं इसको काट कर देख रही हूँ, 2 पे काट रही हूँ, ठीक है। तो हाफ किया, 15 हो गया, इसका हाफ कर रहे हैं, 2 तिया 6 और 2 निम 18, तो कितना आ गया ये, 15/39। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है, 2 पे काट रहे हैं, 35, 2 सत्ते 14,
2 सत्ते 14, तो ये कितना आ गया 35.77। इनको डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो 39 3 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 1 10 11। 39 के 4 पे 9 चौक 36, 4 तिया 12, 12 और 3 15। तो 4 पे तो जा नहीं रहा है, 3 पे जा रहा है 117। 10 में से 7 गए, 3 बचे। 4 में से 1 गया, 3 बचे। फिर आप इसको किस पे देख सकते हैं, 8 पे करके देख लेते हैं, थोड़ा अलग कर लेते हैं। 39 8 नॉट है 72, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 7 कितना हो गया 312। तो इस पे जा सकता है, तो कितना हो गया 312। तो 10 में से 2 गए 8, 2 में से 1 गया 1। फिर उसके बाद फिर से आपका एक इस पे जा सकता है, ये आपका जा सकता है 4 पे। तो आप इसको वाइस कर सकते हैं। तो 0.38 करके कुछ आ रहा है, 0.384। इसी तरीके से 77 को 35 से डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है। सात तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30। ठीक है, 5 पे भी करके देख लो। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और ये 385 हो गया। तो ये आपका 4 पे जा रहा है। 10 में से 8 गए, 2 बचे। 4 में यहाँ पे क्या आ गया आपका 4 आ गया। फिर उसके बाद अब ये आपका ट्राई करो 6 पे जा रहा है क्या। 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 7 छिक 42, 42 और 4 कितना हो गया आपका 46। तो 6 पे नहीं जा रहा है, 5 पे जा रहा है। तो ये आपका 5 पे आप देख सकते हो। तो ये कितना आ गया आपका 0.45 समथिंग कुछ आ गया। आप इसको भी 0.38 ले लीजिए। ठीक है, तो अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें बेंजीन का। तो क्या हो गया ऊपर 0.38 डिवाइडेड बाय 0.38 प्लस 0.45। ऐड करिए 0.38 प्लस 0.45। 8 और 5 कितने हो गए 13। तो 4 और 4 कितने हो गए 8। तो ये आपका कितना आ गया 0.38 डिवाइडेड बाय 0.83। पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर दो। 38 को 83 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। (83) से डिवाइड करेंगे 38 को, जा नहीं रहा है। तो अब 83 4 4 तिया 12, 8 चौक 32 और 1 33। 83 को 5 से करके देखेंगे, 5 तिया 15, 8 पंजे 40 और 1 41। तो 4 पे जा रहा है ये 332। 10 में से 2 गए 8 बचे, 7 में से 3 गए 4 बचे। अब मेरे ख्याल से ये आपका 5 पे ही चला जाएगा। ठीक, तो आपका जो आंसर आया है वो क्या आया है 0.45 आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आया है आपका ये। और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है, क्या बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम दो चीजों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दें तो वो 1 के बराबर आता है। मैंने आपको बताया भी था कि ये 1 के बराबर कैसे आता है। ठीक है, तो आप सेकंड वीडियो लेक्चर में देख भी सकते हैं इसको। तो अगर मेरा मोल फ्रैक्शन आ गया बेंजीन का, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जमा में मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 1 होता है। और इसका क्या आया है मेरा 0.45 आ गया। तो 0.45 जमा में मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन CCl4 का क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.45, यानी कि ये आपका 0.55 आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ मोल फ्रैक्शन बेंजीन का पूछा था बताना, बट क्या ये इजी है, 1 में से माइनस करके दूसरे का भी आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे आप दोनों का निकाल सकते हो। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है और मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने चाहिए, बट हाँ इसके चांसेस ज़्यादा है कि ये आपको पेपर में ना मिले। क्यों? क्योंकि काफ़ी ना बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, और पेपर में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते जो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन वाले हों, जो काफ़ी बड़े बड़े हों, जिनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो। बट ये क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, आपको कोई बात समझनी है, तो आपको इस तरीके की हॉट क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए। ठीक है बहुत आसान, बस थोड़ी सी समझने की देर है। एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा हमने क्या चीज की और क्यों की। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं चाहूंगी आप वीडियो को पॉज करके ना एक बार पढ़ो और समझो कि क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद सोचना कि आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिए ट्राई भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके। ये कह रहे हैं हाउ मेनी ml ऑफ अ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली with 1 gram mixture of sodium carbonate and bicarbonate containing equimolar amounts of the two। आसान भाषा में समझेंगे, पता नहीं क्या क्या कह गए हैं। हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में एक मिक्सचर है। ये मिक्सचर 1 ग्राम का है। ये मिक्सचर कितने ग्राम का है? 1 ग्राम का है। और 1 ग्राम होने के साथ साथ ये 2 चीजों से मिलकर बना है। 1 ग्राम मिक्सचर है ये किसका? सोडियम कार्बोनेट का और किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3। यहां तक बात क्लियर है? हमारे पास एक मिक्सचर है जो कि 1 ग्राम का है टोटल, और उसमें वो 2 चीजों से मिलकर बना है, सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि इसमें से ये 1 ग्राम ऐसे है कि भाई 0.5 या ऐसे है 0.3, 0.7 या ऐसे है 0.2, 0.8, हमें नहीं पता, बट टोटल मिला के दोनों चीजें 1 ग्राम बना रही हैं। क्लियर है? और साथ में इन्होंने हमें एक बात बोल दी कि भाई ये जो दोनों चीजें हैं ये इक्विमोलर है। ये दोनों चीजें क्या हैं? इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब समझते हैं आप? इनके मोल्स इक्वल है, वेट नहीं है इक्वल, मोल्स इक्वल है। जितने मोल्स इसके उतने ही मोल्स इसके। ये बात समझे? अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर हम इसके अंदर HCl डालने लगे, आपको पता है ना ये बेस है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसके अंदर एसिड डालने लगे, कौन सा एसिड डालने लगे? HCl। भाई एसिड और बेस अगर डालते हैं आपस में रिएक्ट कब आते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो कह रहे हैं कि अगर हम HCl डाल रहे हैं और HCl भी कितना है? 0.1 मोलर का है, तो कह रहे हैं कि बताओ हमें ये HCl ml में कितना डालना पड़ेगा कि वो इनके साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। सवाल समझे? बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझा दिया। कह रहे हैं कि हमारे पास एक मिक्सचर है 1 ग्राम का, जो 2 चीजों से मिलकर बना है, सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। हमें नहीं पता कि वेट के हिसाब से ये कितना है, बट हमें ये जरूर पता है कि जितने मोल्स इसके हैं उतने ही मोल्स इसके हैं। कह रहे हैं कि अगर इस मिक्सचर में, बेस के इस 1 ग्राम के मिक्सचर में हम एसिड डालने लगे, जिस एसिड की मोलैरिटी 0.1 है, तो हमें ये ml में कितना डालना पड़ेगा कि ये एसिड बेस एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएं। क्वेश्चन समझे? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या निकालना है? HCl की वॉल्यूम। क्या निकालनी है? HCl की वॉल्यूम। और जैसे ही आपने कैपिटल M पढ़ लिया, यानी कि मोलर पढ़ लिया, 0.1 मोलर, इट मीन्स मोलारिटी की यहां पर बात कर रखी है। तो देखते ही सबसे पहले साइड में लिख लो कि भैया हमको ये पता है कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है। किसकी मोलारिटी दे रखी है? हमें HCl की मोलारिटी दे रखी है। तो मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब जिसकी मोलारिटी निकाल रहे हो वही तो सॉल्यूट होगा, यानी कि क्या है हमारा? HCl डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर आप ml में लिख रहे हैं तो ml लिख लो, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना इंटू 1000। मोलारिटी हमें HCl की पता है, क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 0.1 मोलर। अगर मुझे कहीं से मोल्स ऑफ HCl पता चल जाए तो मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ HCl निकाल लूंगी, है ना। ये मुझे पता है। मोल्स अगर मुझे कहीं से पता चल गए तो मैं यहां से क्या रखूंगी, मोल्स की वैल्यू पुट कर दूंगी। ये ऑलरेडी पता है, वॉल्यूम मेरी निकल जाएगी। तो मुझे यहां से हिंट लग गया कि भाई मेरा जो सारा फोकस है वो किस पे होना चाहिए, HCl के मोल्स पता करने पे। अब HCl के मोल्स ना ऐसे ही नहीं पता लग सकते। HCl के मोल्स हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन से निकालेंगे, ये देख के कि HCl जब इनके साथ और इनके साथ रिएक्ट करता है तो कैसे रिएक्ट करता है, कितने मोल्स इसके और इसके लगते हैं। तो HCl के मोल्स मेरे तब आ पाएंगे जब मुझे इसके मोल्स और इसके मोल्स पता होंगे। समझ में आया? दिशा दिखा रही हूं मैं कि किस तरीके से, किस डायरेक्शन से आपको चीजें लिंक करके पता करनी है, समझनी है। तो पहला फोकस मेरा किस पे रहेगा, इसके मोल्स और इसके मोल्स पे पता करना। इनके मोल्स पता करने के बाद मैं HCl के मोल्स पता करूंगी। HCl के मोल्स पता करने के बाद यहां पुट करके यहां से वॉल्यूम ऑफ HCl निकाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे। अब तो हमें पता भी चल गया कि कैसे करना है। मुझे ये पता चल गया कि मैं अगर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड कर दूं तो ये किसके बराबर है, ये 1 ग्राम के बराबर है। ठीक है, अब मुझे कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। मान लो कि मैं इसको मान रही हूं कि भैया ये मास है ना, तो मैं मान रही हूं इसका मास ना कुछ x है, मुझे नहीं पता क्या है, कुछ भी हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6.6, 0.7, 0.8, 0.9, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो मैं इसको x मान रही हूं। तो अगर मैंने इसको x माना तो ऑटोमेटिकली जो मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 वो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, इसको वहां ले जाओ, 1 माइनस x ग्राम आ गया। अगर ये मेरा x ग्राम है तो ये क्या है, 1 माइनस x ग्राम है, क्योंकि दोनों को जोड़कर टोटल 1 ग्राम बन रहा है। क्लियर है इतनी बात? अब मुझे पता है मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसके भी मोल्स निकालने हैं उसका गिवन मास रख दो कि गिवन मास क्या है, डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास रख दो कि उसका मोलर मास क्या है। क्लियर है? ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगी, इसके मोल्स और इसके मोल्स निकालूंगी। तो मैं सबसे पहले अगर मोल्स निकाल रही हूं किसके, सोडियम कार्बोनेट के, लिख लिया करो ताकि ना पता चलता रहता है किसके मोल्स निकाल रहे हैं। तो इसका गिवन मास कितना लेट किया है हमने, x, हमें नहीं पता कितना है। मोलर मास हम इसका निकाल लेते हैं, मैं यहां निकाल रही हूं, फिर मैं मिटा दूंगी। ठीक है, Na2CO3। सोडियम के एक एटम का मास होता है 23, यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2, जमा में कार्बन का कितना है 12, जमा में ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16, यहाँ पर कितने हैं 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 12, 16 तिया 48, ये कितना हो गया 60, 46 और 60 कितना हो गया हमारा 6, और ये कितना हो गया 10। तो ये हमारा कितना आ गया 106। क्लियर है? मैं मिटा दूं इसको, एक बार उसको और निकाल लूं। अब मैं मोल्स निकाल रही हूं किसके, सोडियम बाइकार्बोनेट के। बाइकार्बोनेट का गिवन मास कितना हमने लेट किया है, 1 माइनस x। इसका मोलर मास निकाल लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम का कितना होता है 23, हाइड्रोजन का कितना है 1, कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन का, ठीक है 16 होता है। 16 को 3 से करेंगे कितना आ गया 48, ये हो गया 24 और ये कितना हो गया हमारा 60, तो 4 और ये कितना हो गया 84, तो ये हमारा कितना आ गया 84। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको साइड में कहीं पे लिख सकते हो। मैं मिटा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है, मुझे जगह चाहिए होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मोल्स आ गए। अब भाई क्वेश्चन में तो हमको बोली थी ये बात कि जो ये दो चीजें हैं हमारी, सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ये क्या है, इक्विमोलर है ना। तो एज पर द क्वेश्चन, ठीक है, ये गिवन है कि इनके मोल्स क्या है, इक्वल हैं।
तो मैं इक्वेट कर सकती हूं इनको अगर ये इक्वल है तो x बाय 106 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय 84। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 84 को x से किया, ये आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 106 माइनस 106x, 106 को यहां ले आइए, माइनस का है प्लस हो जाएगा, 106x जमा में 84x इज इक्वल टू 106। ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 106 जमा में 84, 10 9 और ये 190 आ रहा है। तो 190x इज इक्वल टू 106। x की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे कितना आ रहा है, 106 डिवाइड बाय 190, 2 पे काट रही हूं मैं, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 निम 18, 2 पंजे 10, 53 बाय 95 आ गया। 95 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 53 से, 9 पंजे 45, 5 पे करके देखते हैं, 5 5 25, 9 पंजे 45 और 2 47, 6 पे 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, 9 6 54, 54 और 3 57। तो ये 6 पे तो जा नहीं रहा, 5 पे जा रहा है, 475 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 7 गए, कितना बचा 5, फिर 0, 550 आ गया। बेबी 6 पे तो जा नहीं रहा है, तो इसको हम फिर से 5 पे भेज देंगे, कितना है 475, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे कितने बचे 4, 4 में से 7 गया 7, ये आ गया। ठीक है, फिर ये किस पे, 7 पे ही जाएगा आई गेस, 7 पंजे 35, 9 7 63 और ये कितना हो गया 66, 8 पंजे 40, 9 8 72 और 4 कितना हो गया आपके पास 76। ठीक है, 760 चला गया, 7 पे जा रहा है ये, तो 665 माइनस करेंगे, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, 14 में से 16 गए, कितने बचे भाई 4 और 4 8 बचे। ठीक, फिर ये 0, फिर आप इसको करके देख सकते हैं, 8 पे 9 पे कुछ ऐसे ही जाएगा, तो इतना बहुत है हमारे लिए 0.0557। तो x की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी आ गई 0.557। ठीक है, तो आप इसको क्या देख रहे हैं कि ना ये आगे भी कटेगा अभी, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर रही हूं 0.558, क्योंकि आगे भी कटेगा, तो इसको 0.8558 मान लेते हैं अपन। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया 0.558 मान लिया। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास, इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दो, ये कितना है 0.558 डिवाइडेड बाय 106। एक ही के मोल्स निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन है इक्वी मोलर है, तो जो मोल्स इसके आएंगे वही मोल्स इसके भी आएंगे, तो 2 बार कैलकुलेशन करके क्यों देखना, सीधा एक की निकाल लो, दूसरे के वही होंगे। ठीक है, तो पॉइंट मैंने हटाया, कैलकुलेशन थोड़ी आसान करने के लिए कर रही हूं मैं, पॉइंट मैंने हटाया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, मैंने नीचे 3 0 लगा दी, डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसे 1000 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो 558 को हमने डिवाइड किया किससे 106 से, तो 106 को 4 पे करके देखते हैं, 6 चौक 24 और 4 एकम 4, 106 को 5 पे करके देखते हैं, 6 पंजे 30, 5 एकम 5, ये इस पे जाएगा, 6 पे तो ज्यादा चला जाएगा, फिर तो 5 पे जा रहा है, ये कितना हो गया हमारा 530, माइनस करा, 8 का 8 आ गया, 5 में से 3 गए 2। ठीक है, फिर 0 ले ली हमने, तो किस पे जाएगा ये, 1 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 पे जा रहा है, तो 5 2 2 1 2 माइनस करेंगे, 10 में से 2 गए 8 और 7 में से 1 गया 6। ठीक है, फिर उसके बाद किस पे जाएगा ये, 5 पे तो इतना आ रहा था 530, 6 पे देखते हैं, 6 6 36, 6 एकम 6, तो 6 पे जा रहा है, तो कितना आ गया आपका ये 636 माइनस का, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 3 गए ये, फिर ये ले लो, फिर ये किस पे जाएगा, फिर ये आपका जाएगा 4 पे। तो ऐसा करके अभी चलती जा रही है कैलकुलेशन, कितनी कैलकुलेशन करें, तो ये डिवाइड करके हमारा कितना आ रहा है
ये डिवाइड, अच्छा पॉइंट भी तो लगाना है, सॉरी, ये डिवाइड करके इतना बचा था, फिर मैंने जब ऊपर से 0 लिया था तो ये हो गया था। तो ये मेरा कितना आया 5.26, इतना ले रहे हैं हम, चलो 4 भी ले लो, डिवाइडेड बाय कितना है 1000। तो ये कितना हो गया आपका, 1000 से डिवाइड करूंगी तो मैं 5, 1.23, तो इतना हो गया। ये आपके क्या आ गए, ये आपके मोल्स आ गए। ठीक है, मैं यहां से मिटा दूं जरा इसे। तो ये आपके मोल्स आ गए। अब यहां से जब आपके मोल्स आए, मुझे ये चीज पता चल गई, क्या पता चल गई भाई, कि क्वेश्चन में गिवन था इक्विमोलर है, ठीक है, दोनों का। तो जो मोल्स मेरे सोडियम कार्बोनेट के हैं वही मोल्स मेरे किसके हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के हैं। क्लियर है। अब हम लिखेंगे केमिकल रिएक्शन, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं हम। ठीक, अब रिएक्शन करके देखेंगे। देखो ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है, भले ही हम इसमें HCl डाल रहे हैं, पर HCl का इसके साथ रिएक्ट करने का तरीका अलग होगा, HCl का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो दोनों की रिएक्शंस देखकर, मतलब देख के लिखते हैं हम कि क्या क्या होगा। तो सोडियम कार्बोनेट है, ये मेरा HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। एसिड बेस जब भी रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो यहां से क्या सॉल्ट बनेगा, यहां से बनेगा NaCl, और क्या बनेगा, वाटर। और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हमेशा CO2 गैस को इवॉल्व करते हैं। बैलेंस करेंगे, सोडियम कितना लगा हमको, यहाँ पर 2 है ना, तो इधर भी 2 कर दिया। क्लोरीन कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया। बस यहां से बाकी सब चीजें बैलेंस्ड है। यहां से हमें एक बहुत बढ़िया चीज पता चल गई। क्या पता चल गया, देखो कि सोडियम कार्बोनेट का जब 1 मोल रिएक्ट करता है तो HCl के 2 मोल रिएक्ट करते हैं। मतलब जितना ये रिएक्ट कर रहा है HCl उसका डबल रिएक्ट कर रहा है। समझ में आया। अगर इस रिएक्शन को पूरा कराना है मुझे, मतलब इसके जितने मोल्स हैं HCl के उसके 2 गुना लग रहे हैं। ये बात समझ में आई। तो मेरे सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल्स लग रहे थे, सोडियम कार्बोनेट के मेरे कितने मोल्स लग रहे हैं, एन लिख देती हूं, मेरे मोल्स लग रहे थे इतने मोल्स आए ना मेरे, 0.00526 आप चाहे तो 26 तक ले सकते हैं। तो मेरे अगर सोडियम कार्बोनेट के इतने मोल्स लग रहे हैं, तो जब मैं HCl डालूंगी, सोडियम कार्बोनेट इतने मोल्स के रूप में प्रेजेंट है, तो HCl जब मैं डालूंगी तो HCl इसके साथ रिएक्ट करने के लिए इसके डबल मोल्स उसके कंज्यूम होंगे, रिएक्ट करेंगे HCl के। तो HCl के मोल्स यहां से कितने आ गए, यहां से आ गए डबल इसके, 2 इंटू में 0.005264। ये बात आपको समझ में आई ना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 0.005264 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10। ठीक, फिर ये एक 0 और ये आ गया आपका, कितना आ गया 0.010528। इतने मोल्स आ गए हमारे। किसके आए हैं, HCl के आए हैं। किसके रिस्पेक्ट में आए हैं, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में आए हैं। अभी बाइकार्बोनेट का भी निकालेंगे। एक चीज पता चल गई। अब उसके बाद मैं लिख रही हूं कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी HCl रिएक्ट कर रहा है। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक, सोडियम यहाँ एक है, यहाँ एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है, यहाँ पर 2 है, कार्बन यहाँ एक है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो HCl के भी 1 ही मोल रिएक्ट कर रहे हैं। इस बात से हम क्या सीखे, इस बात से हम ये सीखे कि HCl जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो जितने मोल्स इसके होते हैं उतने ही हमें HCl के मोल्स चाहिए होते हैं। समझ में आया। तो यहां से मुझे पता चल गया कि अगर मेरे सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स 0.005264 हैं तो मेरे HCl के मोल्स भी उतने ही लगेंगे, 0.005264। तो इस तरीके से जब हमने HCl को इन दोनों के मिक्सचर में डाला तो HCl के इतने मोल्स यूज हो रहे हैं
कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के लिए, और जब हम HCl डाल रहे हैं इनके मिक्सचर के अंदर तो HCl के इतने मोल्स यूज हो रहे हैं बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के लिए। समझ में आया? अब HCl को डाल तो हम एक मिक्सचर में रहे हैं जिसमें दोनों चीज प्रेजेंट है, तो टोटल मोल्स HCl के निकालने के लिए क्या कर देंगे, उनको ऐड। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल मोल्स ऑफ HCl। टोटल मोल्स निकालिए HCl के, तो ये है हमारा 0.010528 जमा में 0.005264। 8 और 4 12, ठीक, 6 7 8 9 7 5 1, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरा भैया, ये इतने मोल्स आ गए। अब मुझे HCl के मोल्स पता चल गए। अगर मुझे HCl के मोल्स पता चल गए तो क्या मैं HCl के मोल्स को यहाँ पुट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में ना देखो ये लिखा है हाउ मेनी ml, लीटर नहीं लिखा है, ml लिखा है। तो अगर मैं इसको ml में निकाल रही हूँ इट मीन्स मैं ऊपर क्या कर दूंगी, इंटू 1000 कर दूंगी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। 0.1 इज इक्वल टू मोल्स कितने आए HCl के, 0.0157, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं पर चलो छोड़ो अभी फिलहाल ऐसे कर देते हैं। 2 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ HCl इन ml। ये निकालना है, इसे यहां ले आओ, इसको यहां ले जाओ, तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ HCl, ये कितना आएगा, 0.015792 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक, एक पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट हटाया तो यहां पर एक 0 आ गई, तो ये आपका कितना आ गया, अब इसको कैलकुलेट कर लो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यानी कि क्या आ गया आपका ये 157.9 ml, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आ गया, 158 ml। क्वेश्चन आपको समझ में आया? हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हमें आंसर निकालना है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम चीजों को सीखेंगे कि भाई क्या बोला गया है, हम कैसे दिमाग लड़ा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये आए या कुछ भी आए आपको दिमाग चलाना आना चाहिए, वो मेन चीज जरूरी है। बाकी कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। और कैलकुलेशन से याद आया, मैंने कहीं भूल चूक में अगर कुछ गलत मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। ठीक है, बट आपका आंसर सही आ रहा है। तो देखो क्या था, क्वेश्चन में था कि हमें अगर मिक्सचर दिया है 1 ग्राम का सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट का, उसमें अगर हम HCl डाल रहे हैं 0.1 मोलर का, तो हमें वो कितने ml लगेगा। तो हमने मोलारिटी को पकड़ा कि अच्छा 0.1 मोलर दिया है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ml में निकालना था तो हमने क्या किया, ml में चेंज करने के लिए ऊपर इंटू 1000 कर दिया। तो हमने कहा वॉल्यूम निकालना है, ये गिवन है, किसी तरीके से हम HCl के मोल्स पता कर लेते हैं। HCl के मोल्स हमारे तभी निकल सकते थे जब हमें क्या पता हो, कंपेयर करके निकलते हैं ना, तो जब हमें क्या पता हो, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के मोल्स। अगर हमें इसके मोल्स और इसके मोल्स पता है तो हम कंपेयर करके HCl के मोल्स बड़े ही आराम से पता लगा सकते हैं। तो हमारा फोकस जो था वो पहले कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के मोल्स निकालने पे था। तो हमने कहा कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों को ऐड करके 1 ग्राम आ रहा है, अगर एक x है तो दूसरा 1 - x हो गया। हमने कहा मोल्स निकालने हैं, मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास ये है, मोलर मास हम बड़े इंटेलिजेंट थे, हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने कहा कि क्वेश्चन में बोला गया है दोनों इक्विमोलर हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, यहां से x की वैल्यू निकाल दी गिवन मास की। गिवन मास को निकालने के बाद हमने क्या किया था, पुट किया था यहाँ पर, और फिर हमने देखा था कि हमारे मोल्स कितने आ रहे हैं। फिर हमने रिएक्शन लिख के देखी, हमने कहा बहुत ही आसान रिएक्शन है, एसिड बेस्ड रिएक्शन है। हमने कहा कि जितने मोल्स कार्बोनेट के लगते हैं HCl के उसके डबल लगते हैं, तो अगर मेरे पास कार्बोनेट के इतने मोल्स हैं तो HCl के उसके डबल लगेंगे। दूसरी रिएक्शन में पता चला कार्बोनेट के जितने मोल्स लगते हैं HCl के भी उतने ही मोल्स लगते हैं, तो हमने कहा HCl के इसमें सेम ही मोल्स लग रहे हैं। अब हम HCl को डाल तो दोनों में रहे हैं, दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है HCl, तो हमने टोटल मोल्स HCl के निकालने के लिए यहाँ वाले मोल्स HCl के और यहाँ वाले मोल्स HCl के ऐड कर दिए। टोटल मोल्स को हमने यहाँ पर पुट कर दिया और फिर हमने कैलकुलेट करके यहाँ से वॉल्यूम ऑफ HCl निकाल दिया।
ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे एनसीईआरटी हैं, ठीक है। और प्लीज आप ऐसे मत सोचना कि मैम ने इतनी लंबी वीडियो बना दी बट क्वेश्चन 2-3 ही डिस्कस किए। एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रही हूँ तो टाइम लगेगा, ठीक है। 2 ही चीजें हैं कि भाई मैं वैल्यू पुट कर दूं और मैं आपको आंसर लिख दूं। अब उसमें ज्यादा से ज्यादा 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे, बट खुद से सॉल्व करते हैं तो बहुत बच्चे जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है उनको हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो प्लीज आप इसे माइंड मत करिएगा। हम भले ही क्वेश्चन गिनती के 3 कर रहे हैं बट हम उनको अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्वालिटी के साथ कर रहे हैं, उस पर फोकस करिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। हम कहेंगे हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि मोल्स के कितने सॉल्यूट हैं, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इन्होंने आपको लीटर ही दिया है तो आपको मिलीलीटर में चेंज करके 1000 में मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, ठीक है। जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे आने वाला है वो आने वाला है कोबाल्ट के एटॉमिक मास पे। गिवन मास दिया है, मोलर मास जब तक निकालेंगे नहीं मोल्स नहीं आएंगे, मोल्स नहीं आएंगे तो वैल्यू पुट नहीं होगी, मोलैरिटी नहीं पता चलेगी। अब तुम्हारी गाड़ी यहीं डगमगा जाएगी अगर तुम्हें मोलर मास नहीं पता और क्वेश्चन में गिवन भी नहीं दिया, ठीक है। मैं अगर एज अ टीचर की बात करूं, ठीक है भाई, तुम्हारे टीचर्स बहुत अच्छे होंगे, तुम्हें गिवन वैल्यू दे देते होंगे, मैं नहीं दूंगी अगर तुम मेरे बच्चे हो। क्यों भाई, पता होनी चाहिए, तुम केमिस्ट्री सीख रहे हो। जब तक आप अपने आप को अच्छी चीजों को नहीं सीखोगे, आप अपने टैलेंट को कैसे निकालोगे बाहर, तो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बहुत बुरी बात है, ठीक है, वेरी बैड। नहीं पता है तो आज ही आप याद कर लीजिए और इसके बाद आप कभी मत भूलिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पेपर में मिल सकता है। तो एटॉमिक मास कोबाल्ट का होता है 58.7 यू। रटो मेरे साथ, 58.7 कोबाल्ट का मास कितना है 58.7। अच्छे से याद कर लो इसको। जब तक एटॉमिक मास 5-6 बार बोल नहीं लेते आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, कई बार रिपीट करो, एटॉमिक मास कोबाल्ट का कितना होता है 58.7। इस चीज पे डिपेंड रहना छोड़ दो कि क्वेश्चन में गिवन मिल जाए। भाई नहीं दे रहे, मन नहीं कर रहा हमारा देने का, क्यों दें, याद होना चाहिए, ठीक है। आपकी भलाई के लिए कह रही हूं मैं, और तो क्या ही है। मोल्स निकालेंगे अब हम। सबसे पहले मोल्स निकालने हैं ना, मोल्स की वैल्यू पुट करेंगे। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जिसके भी निकालने हैं उसका गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास, उसी का। अब हमें गिवन मास कोबाल्ट नाइट्रेट का पता है, कितना है 30 ग्राम। मोलर मास हमें नहीं पता। मोलर मास के लिए देखिए, कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना होता है 58.7 जमा में नाइट्रोजन कितना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, नाइट्रेट का निकाल के इंटू 2, नहीं तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और नाइट्रोजन कितनी बार है यहाँ पर 2 बार। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 3 दूनी 6 बार है। अच्छा, बहुत बच्चों को ना इसमें भी प्रॉब्लम होती है, अभी बताती हूँ, 1 मिनट। मैंने सही लिखा ना पहले, कहीं गलत ना हो जाए। जमा में 6, वाटर का कितना होता है 18, निकाल के देख लो वाटर का। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 और ये 16 कितना होता है 18। बट आप इसको याद रखो, वाटर का 18 होता है ताकि समय आपका खराब ना हो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी बहुत बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन होती है। तो आप ऐसे कर लो, ब्रैकेट के बाहर NO3 कितनी बार लिखा है 2 बार, तो NO3 लिख लो। अब नाइट्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 6। तो कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भाई इसको मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, क्या करें। अब जिसके भी ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा उसको 2 बार लिख के देख लो और देख लो कितने हैं, ठीक है ना। समझ गए बात को। कई बार भाई कंफ्यूजन किसी भी तरीके की हो सकती है, कंफ्यूजन होती है, कोई छोटी बड़ी नहीं होती। चलो आगे बढ़ते हैं। 58.7 जमा में कितना हो गया 4 दूनी 8 और ये 28 हो गया। ये कितना हो गया 6 6 36, 6 एकम 6 और ये कितना हो गया 9,
ये कितना हो गया 8 पंजे 40, 8 6 48 और ये कितना हो गया 108। टोटल करिए 58.7 जमा में 28, 7 8 और 8 16 और ये कितना हो गया 8। इसमें क्या ऐड करना है 96, 7 6 और 6 12 और ये 9 और 9 18। फिर इसमें क्या ऐड करना है 108, तो 7 8 और 2 कितना हो गया 10, इधर कितना हो गया 9 और इधर कितना हो गया 2। तो कितना आ गया आपका ये 290.7 ग्राम। ठीक है, चेक कर लेना एक बार कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो पता चले आगे का पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा है हमारा। ठीक है, बढ़े आगे। अब हमारा ये आ गया, क्या चीज आ गई, मोलर मास आ गया 290.7। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो एक 0 आ गई यहाँ पर। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे कितना आ रहा है, 2907 डिवाइडेड बाय 300, 0.1 पे गया 2907। कितना हो गया, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे कितना बचा 9। ठीक है, क्लियर है, 7 और 3 और ये इधर हो जाएगा 10, फिर 10 ये। ठीक है, फिर उसके बाद किस पे जा रहा है ये 2907, 4 पे देखते हैं, 3 पे जाएगा मेरे ख्याल से, चलो देखते हैं। 7 चौक 28, 9 चौक 36, 4 दूनी 8 और 9 10 11, बहुत ज्यादा चला गया। तो 2907 को 3 से करते हैं, 7 तिया 21, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 7 8, हाँ जी 3 पे जा रहा है ये। तो कितना हो गया ये 8721, माइनस करेंगे तो मतलब इतना ही मेरे ख्याल से बहुत है आपके लिए, है ना। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 0.13 आ गया। ठीक है, 0.13 आ गया। अब मोलारिटी की वैल्यू पुट करेंगे, तो मोलारिटी की वैल्यू कितनी है, मोल्स कितने आ रहे हैं हमारे 0.13 और वॉल्यूम कितनी दी है हमको 4.3। तो पॉइंट हटाया 1 10, यहाँ पे पॉइंट हटाया 2 0। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गई। 43 को 13 से डिवाइड करके देखो, फिर 10 से डिवाइड कर देना। तो 43 को 13 से डिवाइड करेंगे, 43 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो 3 पे जा रहा है ये 129 3.3। और उसके बाद नीचे हमारा एक 10 भी है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.32 डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब 0.032 आ रहा है। ठीक है, मोलर। तो इतनी हमारी मोलारिटी आ रही है। बुक में आपका जो आंसर है वो दे रखा है 0.022 मोल्स मोलारिटी, सॉरी। उसका रीजन क्या है, उनके मोल्स अलग आ रहे हैं। उनके मोल्स आ रहे हैं 0.09, उनके कितने मोल्स आ रहे हैं 0.09 करके कुछ आ रहे हैं, राउंड ऑफ कर दिया तो हमारा भी 0.1 ठीक आ रहा है, मतलब कोई आंसर आपका गलत नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 30 ml अगर हम ले रहे हैं 0.5 मोलर H2SO4 का और उसे डाइल्यूट कर रहे हैं 500 ml में, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डाइल्यूशन इक्वेशन। क्या लगाएंगे, डाइल्यूशन इक्वेशन। डाइल्यूशन इक्वेशन हमारी क्या होती है, M1V1 इक्वल टू M2V2, ये होती है डाइल्यूशन इक्वेशन। तो कह रहे हैं कि अगर हमें 30 ml लेना है, वॉल्यूम कितनी 30 ml, किसकी लेनी है 0.5 मोलर H2SO4 की लेनी है, और हम चाहते हैं कि डाइल्यूशन करके हम उसको 500 ml का बना दें, मतलब पानी डाल के उसको 500 ml का कर दें। 0.5 का 30 ml लिया और हमने क्या किया, उसके अंदर 500 ml पानी डाल दिया। तो कह रहे हैं अब उसकी मोलारिटी क्या होगी, तो आपको क्या निकालना है, M2 निकालना है। ये यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो
तो M2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0.5 इंटू में 30 डिवाइडेड बाय 500। पॉइंट से पॉइंट हटाया, एक जीरो आ गई, जीरो से जीरो कट गई, 5 ये कट गया 10 पे, तो आपका आ गया 3 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.03 मोलर। इतनी इसकी मोलारिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, बुक में यही दे रखा है 0.03 मोलर। थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन उनका 0.022 मोलर है, बट इट्स ओके क्योंकि उनके मोल्स जो है वो 0.09 आए हैं। उन्होंने कैलकुलेटर से किया होगा भाई, हमने मैनुअली किया है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक ही करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।